Hello everyone, I am Hustling Doctor back with my episode 3 of Case Diaries. Let's diagnose it, okay? I will present a case in front of you guys and you will have to answer it. Let's make this session lightly so that everyone can achieve the goal that is learn the crisp concept behind every case diagnosis. Okay, so a patient, a 25 years old female patient, present to old with chief complaint of excessive hair growth on lips, chin and perioral region. She also complains of acne which is non-responsive to any treatment which she took. She also told that she has a history of irregular menstrual cycle. On investigation, her testosterone level was raised, which is testosterone level जो होता है वो कितना था 120 nanogram per deciliter. So let's diagnose the case. I hope you guys answered correctly. So now it's time for answer. As question mentions that she have abnormal high hair, excessive hair growth in regions like lips, chin और perioral area. It suggests that उसको क्या है वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, हिर्सुटिज्म फेस कर रही है, जो कि क्या है कंफर्म हम कैसे करेंगे कि उसके पास उसको एक्ने भी हो रहा है जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव टू एनी ट्रीटमेंट है. तो हिर्सुटिज्म के क्या फीचर्स होते हैं कि एक्ने प्रेजेंट एक्ने होगा जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव टू एनी ट्रीटमेंट होगा. और क्या होगा उसको हेयर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी चिन एरिया में. ठीक है, चिन एरिया में उसको एक्सेसिव ग्रोथ होगी, लिप्स एरिया में, पेरी एरियोलर रीजन में, और यहाँ पे क्या है लीनिया एल्बा के पास जो होगा वो एक्सेसिव ग्रोथ होगी. तो ये सब फीचर्स होते हैं वो शो करते हैं उसको हिर्सुटिज्म है. ठीक है, तो हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया कि उसको हिर्सुटिज्म है. उसके बाद फिर उस क्वेश्चन में मेंशन था कि वो ओबीस पेशेंट है. तो ओबीस पेशेंट भी है, ओबीस पेशेंट से हमें पता चलेगा कि रिस्क हो सकता है पीसीओएस का, तो हम उसको एज अ पॉइंट लेके चलेंगे. ठीक है, फिर हमने देखा कि ठीक है हमने देखा तो उसके बाद हमने देखा कि उसका ईस्ट्रोजन लेवल, अब हमें ओबीस पेशेंट से पता चला तो ओबीस पेशेंट में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा. एडिपोज टिश्यू क्या प्रोडक्शन करता है, ईस्ट्रोजन E1 का प्रोडक्शन करवाता है. ठीक है, ईस्ट्रोजन का जो कौन सा फॉर्म होता है, E1 फॉर्म होता है, एडिपोज टिश्यू से बनता है. तो अब ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ रहा है तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा एलएच, बॉडी में एलएच बढ़ेगा. एलएच एक्ट करता है थीका सेल्स पे, तो थीका सेल्स क्या करेगा, एंड्रोजन्स को रिलीज़ कर पाएगा. ठीक है, अब एंड्रोजन्स जो होता है वो क्या करता है, हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, तो वो क्या कर रहा है, हिर्सुटिज्म कॉज कर रहा है. ठीक है, तो हमने यहाँ से और हमने 2 पॉइंट मिल गए. हमें 2 पॉइंट कौन कौन से मिल गए, एक तो उसे हिर्सुटिज्म हो रहा है और ओबीस पेशेंट है. ओबीस पेशेंट क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है पीसीओएस के लिए. तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं क्या कि हम उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि क्या है उसको, क्या है उसको है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम एक और पॉइंट कह सकते हैं कि उसको क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है. तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या कॉज कर सकता है, पीसीओएस में मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है. ठीक है, तो हमने यहाँ से कन्फर्म हम सोच सकते हैं, एक और पॉइंट मिल गया कि हम सोच सकते हैं कि पीसीओएस का केस हो सकता है. पीसीओएस क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ठीक है, सिंड्रोम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल करवाते हैं. अगर डिजीज़ होता है तो क्या होता है, सिर्फ जैसे इन्फेक्शन जो है वो करवा रहा है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ करवा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, इन्फेक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स आएंगे, इन्फेक्शियस फैक्टर्स आएंगे, हेरिडिटी फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया क्या होता है कि हम कब कहेंगे कि हम पीसीओएस है. तो इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म होगा, मतलब कि क्या है, एंड्रोजन है उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, ओवुलेटरी डिसफंक्शन होगा. ओवुलेटरी डिसफंक्शन मतलब कि क्या होगा कि ओवुलेशन जो हमारे ओवुलेटरी साइकिल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी. ठीक है, मतलब उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा या फिर एनोवुलेशन में चला जाएगा पेशेंट. या तीसरा होगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज. पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होता है, सिस्ट बन जाएंगे ओवरी में, ऐसा लगता है पर सिस्ट नहीं बनते. वो क्या होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो कि क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उसके अंदर फ्लूइड स्टोर होता है. ठीक है, तो वो क्या ऐसे सिस्ट की तरह दिखते हैं हमें, किसमें, यूएसजी में. अल्ट्रासाउंड में हमें सिस्ट की तरह दिखते हैं, पर वो क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज
में सिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक पॉइंट सोचा कि पीसीओएस हो सकता है, पर हम हाइपर एंड्रोजनिज्म है तो इसमें हम उसको अदर फैक्टर्स भी रूल आउट करेंगे, ठीक है। तो हाइपर एंड्रोजनिज्म और दूसरे फैक्टर से कैसे हो सकता है, एक तो इडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब कैसे, किसी भी तरीके से क्या हो, किसी भी वजह से राइज कर रहा है एंड्रोजन। सेकेंड हो सकता है क्या, ट्यूमर हो गया, और ट्यूमर कहाँ पे हो गया, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स का ट्यूमर हो गया, ठीक है। ये तीसरा फैक्टर हो सकता है कि कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो, तो तीनों में, और एक फोर्थ क्या है, पीसीओएस। तो हम चारों में रूल आउट करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा तो फिर हम रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कितना है, 120। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन कितना होता है। तो देखो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन कितना होता है, 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। पर हमने उसके बाद हम देखते हैं, इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो कितना होता है, नॉर्मली 70 से मोर देन 70 होगा और लेस देन 200 होगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि 120 है, तो इसका मतलब हमारा कंफर्म हो गया कि पीसीओएस है। पर हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें दूसरे क्राइटेरिया पता नहीं होना चाहिए। तो दूसरे क्राइटेरिया मतलब इडियोपैथिक में क्या होगा, अब हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। जैसे इडियोपैथिक हमने पढ़ा था, तो इडियोपैथिक में क्या होगा, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन में होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। तो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, और जो हमारा दूसरा क्या था हमारे कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। तो इन दोनों में जो होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, मतलब कि कितना 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, 1000 तक हो जाएगा, ठीक है। पर इन दोनों में क्या है, और इन दोनों में ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिलेगा, क्लाइटोरोमेगली मिलेगा। क्लाइटोरिस का साइज़ जो है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो फिर हमने ये तो पता लगा कि एक पेशेंट पीसीओएस है, उसको पीसीओएस है, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि उसको क्या है, पीसीओएस सिंड्रोम है। तो चलिए इसके बारे में अब किस कंसेप्ट जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पीसीओएस में, कि एनोवुलेटरी साइकिल्स हो रही है या फिर हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। तो पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं ना, उनके 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे कि एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनोवुलेटरी डिसफंक्शन हो जाएगा, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, अब होता है एनोवुलेटरी डिसफंक्शन क्यों हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पीसीओएस के पेशेंट में जो होता है वो एलएच रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एलएच का क्या हुआ, एलएच जो स्टिमुलेट करता है थीका सेल्स को, और थीका सेल्स क्या करेंगे, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हिर्सुटिज्म लाइक फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो एंड्रोजन, अब हमने पढ़ा है कि स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं, हमारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, उसके अंदर एलएच स्टोर होता है, ठीक है। एलएच रिलीज, पीसीओएस में एलएच होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो जो कि होता है फॉलिकुलर टॉक्सिक है। एंड्रोजन्स होता, या फिर हम कह सकते हैं एंड्रोजन्स स्टोर हो जाते हैं स्मॉल फॉलिकल्स में, जो कि क्या है, फॉलिकुलर टॉक्सिक है। फॉलिकल्स को ग्रो नहीं होने देते, मैच्योर नहीं होने देते। तो हमारे क्या है, फॉलिकल्स इमेच्योर रह जाएंगे। अगर फॉलिकल्स ही इमेच्योर रह जाएंगे तो क्या होगा, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो फॉलिकल्स इमेच्योर होने की वजह से क्या होगा, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो जाएगा। और ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, कि ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिस्ट की तरफ प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्या है, ये इमेच्योर फॉलिकल्स है, यूएसजी में इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब फ्लूइड फील्ड है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, इमेच्योर सिस्ट की तरह फॉर्म करेंगे, सिस्ट की तरह प्रेजेंट करेंगे यूएसजी में, ठीक है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें एक और फैक्टर बढ़ जाता है, क्या, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्यों, क्योंकि देखो जब हमने पढ़ा है कि स्मॉल फॉलिकल्स में ना एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज़ करता है। अब जब स्मॉल फॉलिकल्स मतलब इमेच्योर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो क्या होगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो नहीं, हम इसे डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटी मुलेरियन फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि जो होता है फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से एनोवुलेशन हो जाएगा। एनोवुलेशन की वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्यों होगी, जब पेशेंट ओवुलेट ही नहीं कर रहा है, ओवम रिलीज ही नहीं हो, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इनफर्टिलिटी अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। तो क्वेश्चन है कि वो रिवर्सिबल होगी। तो रिवर्सिबल कैसे होगी, जब भी हम उसको हम बाहर से क्या देंगे, अगर ओवुलेशन के लिए हार्मोन देंगे तो पेशेंट ओवुलेट कर जाएगा, और पेशेंट ओवुलेट कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा, और उसकी वजह से वो कंसीव कर सकती है। तो हमने पढ़ा कि जब पेशेंट में एनोवुलेशन हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है कि कॉर्पस ल्यूटियम तो बनता नहीं है। तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो इसकी वजह से क्या है, उसका जो
प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो कम रहेगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन करवाता है क्या, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रप्शन करवाता है सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम का। तो इसलिए पेशेंट जो है एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया के साथ आती है, मतलब उसको क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी या इरेगुलर होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि क्या है, यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या है, उसको डिसमेनोरिया या फिर डिसमेनोरिया तो नहीं होगा, एमनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो पा रहा, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो रहा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सुपरफिशियल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की वो ब्रेक नहीं हो पा रही, और ब्रेक नहीं हो पा रही इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्या है ना ओवुलेशन का, क्योंकि ओबीज पेशेंट में हमने पढ़ा है कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन कौन सा, E1 वाला, ओवरी में नहीं, एडिपोज टिश्यू में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से मीनोमेट्रोमेहेजिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि तुम्हें एक मतलब पेशेंट को जो होता है एकदम से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ब्लीडिंग हो रही है 2-3 महीने बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अदर फाइंडिंग्स क्या होगी पीसीएस और ओबीज पेशेंट में। मतलब कि क्या है, ओबीज पेशेंट जो है वो पीसीएस पेशेंट है, तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एमेनोरिया होगा, ओलिगोमेनोरिया होगा, मेनोरेजिया होगा, मतलब एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और एस्ट्रोजन लेवल्स कौन सा, E1 या E2। तो E2 जो होता है वो हमारे ओवरी से प्रोड्यूस होता है, और E1 क्या होता है, एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। तो E1 बढ़ जाएगा ओबीज पेशेंट्स में। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अगर सपोज़ तुम्हारे पास एक पेशेंट आया है तो हम इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे। कि अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंडरी एमेनोरिया उसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब कि क्या है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि हम सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एमेनोरिया के लिए, मतलब प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा हम मोस्ट कॉमन चीज़ करवाते हैं, तो क्या हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद थायराइड और प्रोलैक्टिन लेवल कराएंगे, LH और FSH करवाएंगे, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करवाएंगे। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हम क्यों करवाएंगे, हम देखेंगे इसमें क्या है, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेसिया के चांसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, एंड्रोजन पढ़ा था, एंड्रोजन की वजह से क्या होगा, ओलिगोमेनोरिया हो रहा था और एमेनोरिया हो रहा था, ये सब हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए ओबीज पेशेंट के लिए तो सिंपल सी बात है कि हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, वेट लॉस आएगा। तो वेट लॉस की वजह से उसका सेंट्रल फैट कम होएगा, उसकी वजह से एडिपोज टिश्यू में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एंड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, ओवुलेटरी साइकिल्स अपने टाइम पे। और सेकंड कौन सा है, अब हमने उसके बात करते हैं कि ड्रग्स कौन से देंगे। तो ड्रग्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, OCPs देंगे। OCPs क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हम जो OCPs देंगे वो कौन से देंगे, 3rd जनरेशन देंगे, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है 3rd जनरेशन में हो। अब हम क्यों 3rd जनरेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है 3rd जनरेशन जो होती है वो लीस्ट एंड्रोजेनिक होता है। लीस्ट एंड्रोजेनिक मतलब एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन बहुत कम से कम इंक्रीज़ करता है, और सारे जो होते हैं वो इंक्रीज़ करता है। और जो 4th जनरेशन होती है वो एंटी एंड्रोजेनिक होती है, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसे प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम हमेशा 3rd जनरेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट्स होगा, तो जैसे कि हम जो OCP देते हैं वो 3 वीक्स ऑन देते हैं, फिर 1 वीक ऑफ देते हैं। तो ऐसा क्यों देते हैं हम, क्योंकि 3 वीक्स वो जो होता है LH FSH को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जब 1 वीक ऑफ करेंगे तो एकदम से क्या होगा, उसका जो LH और FSH का लेवल है एकदम से गिरेगा। तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से रेगुलराइज साइकिल हो जाएगी कि 3 वीक्स ऑफ और 3 वीक्स ऑन और 1 वीक ऑफ के बाद हमेशा रेगुलराइज साइकिल हो जाएगी। सेकंड जो है LH, हमारे LH का एकदम से डिक्रीज़ होगा, तो LH डिक्रीज़ हो जाएगा तो एंड्रोजन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एंड्रोजन डिक्रीज़ होने की वजह से हिर्सुटिज्म कम हो जाएगा। और थर्ड जो है वो ईस्ट्रोजन, अब ईस्ट्रोजन एंड्रोजनस प्रोडक्शन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल थिनिंग हो जाएगी, एंडोमेट्रियल थिनिंग होने की वजह से एंडोमेट्रोसिस कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे पेशेंट में। ठीक है, या फिर हम OCP पिल्स के अलावा हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन ड्रिंक्स भी दे सकते हैं, पैचेस भी दे सकते हैं। तो पैचेस जो होता है वो हमें हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है। ठीक है, रिंग्स तो हम यूज़ कर सकते हैं, पर पैचेस हमें हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, या फिर हम सिंथेटिकली बाहर से प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे आता है, मिडरॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवा देगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवा देगा। और तो ठीक है, पर ये जो है वो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए है।
ठीक है। अब हमने पढ़ा कि देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रहा है पेशेंट को, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो अब हमने पूरा कंपाइल कर लिया PCOS का, ठीक है। तो अब हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर हिर्सुटिज्म है और वो क्या है, वो कैड का पेशेंट है, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पेशेंट है, तो हम उसमें OCPs तो देते नहीं, क्योंकि OCPs क्या है, ईस्ट्रोजन को इंक्रीज़ कर देता है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से और चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करवाता है, स्टेसिस करवाता है ब्लड का। तो हम कौन सी अदर पिल देंगे इसके अलावा? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसका थोड़ा क्रिस्प एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और आपने नहीं लिखा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। बट यू गाइज हैव टू टेल मी दैट you want much more videos like this, or I should stop and make other type of videos, okay? So it will motivate me. I hope you guys liked this session, and if you want much more videos like this, then subscribe to my channel, which is the Hustling Doctor, okay? So the Hustling Doctor is signing off. Bye. Keep studying and keep working hard.